गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 2 के गृह विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी सजीव प्राणी हैं जिसे हम कह सकते हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट होती है या सूक्ष्मतम इकाई जिसे हम कह सकते हैं या क्रियात्मक इकाई जो होती है यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो कोशिका होती है या जिसे हम सेल भी कह सकते हैं। यानी हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो वो ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतकों से ऑर्गन्स का निर्माण होता है और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं जो सभी जीव क्रियाओं और जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती हैं, ये कोशिकाएं आकार में और इसके अलावा आकार और प्रकार के अंतर्गत बहुत ही छोटी होती है और एक दूसरे से भिन्न होती है। इन्हें केवल हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो कोशिका के अंदर जो संरचना अगर हम देखें तो उसमें जो मुख्य रूप से हमें जो दिखाई देता है वो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक या नाभिक जिसे कहा जा सकता है। यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम के रूप में उसको देखेंगे तो कोशिका झिल्ली जो है वो बाहरी आवरण होता है जो प्राणिज कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। यानी कोशिका को जो पूर्ण रूप से ढका रहता है वो उसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी के अंदर जेली सदृश जेली के समान जो है एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीवद्रव ही जीवन का मूल आधार होता है। इसकी खोज पुरकिंजे तथा वॉल्मोल ने 1846 में की थी। जीव द्रव्य जो है बीच में अधिक गाढ़ा होकर सघन गोलाकार या अंडाकार पिंड के रूप में दिखाई देता है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 में केंद्रक या नाभिक का नाम दिया था। कोशिका द्रव यानी जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं अर्धपारदर्शक, कलात्मक और जालीनुमा होता है, जिसमें कई संरचनाएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी जिसे कहा जाता है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली द्वारा ढका रहता है। इसमें केंद्रक द्रव व क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। इसकी संरचना को हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी ये जो डायग्राम है यहाँ पर हम देखें तो इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं जिसमें जो कोशिका झिल्ली है, जो बाहरी लेयर जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली है, इसके अलावा अंदर जो है कोशिका द्रव पाया जाता है, सेंट्रोसोम बॉडीज़ पाई जाती है, गोल्जी बॉडीज़, केंद्रक द्रव है, अंतर्प्रदीय जालिका है, केंद्रक झिल्ली, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन जालिका, केंद्रक न्यूक्लियस जो है जो बीच में पाया जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और रेक्टिका यानी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं सेल के या कोशिका के हम देखें तो इस प्रकार से एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इस डायग्राम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोशिका का सिद्धांत है जिसे प्रस्तुत किया, इनके अनुसार हम ये देखें तो जितने भी जीव हैं उनके शरीर एक या अनेक कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, जिसे हमने पहले वाले उसमें दिया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा कोशिका जो है शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। कोशिका में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, अतः ये जीव को वंशानुगति की जो प्राप्त होती है यानी वंशानुक्रम जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त होती है वो कोशिकाओं पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी जब कोशिका टूटती है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसके टूटने से जैसे एक कोशिका है जब वो टूटती है तो दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कोशिकाओं के ब्रेकडाउन से ही अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो कोशिकाओं के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि कोशिका के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनके बारे में हम आपसे यहाँ पर बात करते हैं। तो कोशिका संरचना की जब हम देखें तो सबसे बाहरी जो आवरण होता है जिसे हमने कहा कि कोशिका मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली जिसे कहा जाता है या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यह सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण होता है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है जिसकी मोटाई 10 mm माइक्रोन के लगभग होती है। कोशिका झिल्ली को अनेक लेखक इसके स्वरूप के कारण इसे एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मिलिना या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी
कहते हैं। तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहा जा सकता है या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये कोशिका झिल्ली जो है एक सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्य, यानी सेमी परमिएबल झिल्ली है, क्योंकि इसी के द्वारा जितने भी विशिष्ट यौगिक के अणु हैं अथवा आयन से उनका आदान प्रदान होता है, यानी बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर निकलना। अगर हम रासायनिक विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि इसमें 50% लिपिड्स होते हैं, यानी वसा होती है, जिसमें मुख्यतः फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तथा 50% प्रोटीन होता है। और कोशिका झिल्ली में बाहर की ओर अनेक उभार होते हैं, जिसे माइक्रोविलाई कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये कोशिका झिल्ली है, जिसका जो मुख्य कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर हम कार्य के बारे में भी बात कर रहे हैं साथ में। तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य होता है वो है सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड, भोजन जो है अंदर की तरफ जाना। चयनात्मक पारगम्यता यानी सेलेक्टिव परमेबिलिटी, यानी कुछ चीज़ों का जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, उनका अंदर आना, और जो वेस्ट पदार्थ है उनका बाहर निकलना। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट यानी बेकार की वस्तुओं को बाहर निकालना, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना, रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और अंदर की वस्तुओं को बाहर आने से रोकना, यानी टू प्रिवेंट द सेल ऑर्गेनेलीज टू आउटसाइड। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक की, यानी सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है केंद्रक, जो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो केंद्रक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। इसका कोशिका में वही स्थान होता है जो मानव के शरीर में मस्तिष्क का है, यानी अगर न्यूक्लियस है तो सेल जिंदा है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल मृत है। यह कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में कोशिका द्रव्य से अधिक ठोस, सुस्पष्ट, गोलाकार या अंडाकार संरचना है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस। केंद्रक चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे केंद्रक भित्ति या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसकी रासायनिक संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही प्रोटीन और वसा से बनी होती है। और ये जो केंद्रक है ये अर्धद्रव्य गाढ़ा लसलसा पदार्थ होता है, इसके अंदर पाया जाता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोरस व प्रोटीन के जटिल कार्बनिक यौगिक बने होते हैं। केंद्रक द्रव्य जो पतले जो धागे के सदृश कई संरचनाएं नजर आती है, जो आपस में एक जाल सा बनाती है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो मुख्य कार्य होते हैं वो है कोशिका विभाजन, यानी सेल डिवीजन करना, आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना, यानी जितने भी हमारे गुण होते हैं जो हेरिडिटी ट्रांसफ़र होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। अब तीसरी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका द्रव्य में ठोस प्रकृति के दानेदार सूक्ष्म कण, सूक्ष्म छड़ या सासर के आकार के दिखाई देते हैं। इनकी संख्या एक कोशिका में 50 से लेकर और 5000 हो सकती है। ये क्रियाशील तथा युवा व्यक्ति के कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है, और ये अधिकतर यकृत, हृदय व वृक्क में पाए जाते हैं, यानी किडनी में पाए जाते हैं। परंतु कैंसर के रोगी में कोशिका में यह नहीं के बराबर पाए जाते हैं, तथा परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स जो हैं में भी एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दोहरी झिल्ली के द्वारा ये ढका रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रकोष्ठ के भीतर की ओर कई उंगली सदृश उभार दिखाई देते हैं, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ये जो इसके अंदर जो है जिसमें राइबोसोम, प्रोटीन व एंजाइम पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि गाढ़ा कोलाइडल द्रव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, यानी कोशिका द्रव। ये जो कोशिका द्रव जो दिखाई दे रहा है, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ये अर्धपारदर्शक, कलात्मक और जालीनुमा होता है। यह प्रोटीन, वसा, कार्बोस, पिगमेंट्स, खनिज लवण व विटामिन के द्वारा बना होता है। इसमें भी कई प्रकार के कोशिकांग, सजीव कोशिकांग और निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती है। यह कोलाइडल द्रव्य होता है, यानी गाढ़ा सा द्रव्य होता है।
सजीवता के लिए इसमें न्यूनतम 18% जल का होना आवश्यक होता है। जब यह अपेक्षाकृत तरल होता है तो इसे सॉल कहा जाता है, सॉल यानी अवस्था होती है। और जब वो गाढ़ा जेली जैसा के समान होता है तो इसे जेल कहा जाता है। अतः यह जल की मात्रा के अनुसार सॉल और जेल की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं इसके अंदर। इससे कोशिका का प्रोटीन कारखाना यानी प्रोटीन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये कोशिका में छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसे औसत 0.05 मिलीलीटर माइक्रोन होता है। इसमें लगभग 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम्स शर्कराओं, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का अपघटन कर उन्हें छोटे अणुओं में खंडित कर देते हैं। गोल्जी काय जिसे कहा जाता है या गोल्जी बॉडीज जिसे कहा जाता है, धागे की तरह जाल की रचनाओं का समूह होता है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। यह स्रावी कोशिका में काफ़ी विकसित होते हैं। इसका मुख्य कार्य सिक्रेशन माना जाता है यानी स्त्रवण माना जाता है। और साथ ही यह बहु शर्कराओं यानी जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, श्लेष्मा व पैक्टिन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा सेंट्रोसोम्स जो हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेंट्रोसोम्स, ये नाभिक यानी न्यूक्लियस जो है कि एक और पाया जाता है जिससे केंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह कोशिका का विभाजन केंद्र है क्योंकि यह कोशिका विभाजन क्रिया को प्रारंभ और नियमित करता है। इसके अलावा रिक्तिकाएँ होती है, वैक्यूल्स होते हैं, जो बुलबुले के समान जो हमें यहाँ दिखाई देते हैं वो रिक्तिका या वैक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा अंतःप्रदीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह अंत संबंध झिल्लियों का एक जाल है जो वेसिकल्स व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव में विस्तारित करता है। क्रियाशीलता के आधार पर अंतःप्रदीय जालिका को 2 रूप में बांटा जाता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, जिसमें रुक्ष पक्ष पृष्ठ रेटिकुलम और कणिकीय रेटिकुलम तथा चिकने पृष्ठ वाले रेटिकुलम या अकणिकीय रेटिकुलम कहलाते हैं। ये जो रुक्ष पृष्ठ वाला जो रेटिकुलम अधिकांशतः है उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो चिकने पृष्ठ वाले जो है अकणिकीय रेटिकुलम, ये आँख के रेटिना के वर्णक कोशिकाओं में संगठित वेसिकल्स एवं नलिकाओं के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा जो नलिकाएं हैं, ट्यूबुल्स हैं, या अंतर्द्रव्य जालिका एक अशांकित नलिका के रूप में पाई जाती है। ये नलिकाएं विभिन्न व्यास की होती है और उन कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक होती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड और हार्मोन्स का संश्लेषण अधिक होता है। इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतर्प्रदीय जालिका के जो कार्य हैं उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, अंतर कोशिकाएं अभिगमन करना यानी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना। यह परिवहन तंत्र को भी की भांति जो कार्य करता है। इसके द्वारा कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थ जो हैं उनका परिसंचरण तथा आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स के साथ घानी प्रणाली के अनेक यांत्रिक कार्यों में भी सहायता करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न पार्ट्स हैं यानी जैसे कोशिका झिल्ली का जो इम्पोर्टेंट काम होता है जीव द्रव की सुरक्षा करना, बाहरी वस्तुओं की कोशिका के अंदर आने से रोकना व कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, शक्तिग्रह कहा जाता है, ये कोशिका के भीतर शक्तिग्रह के रूप में कार्य करती है। गोल्जी बॉडी जो होती है विभिन्न प्रकार के स्रावों का स्रवण करती है, संश्लेषी प्रक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। अंतर्प्रदीय जालिकाएं जो होती है स्टेरॉइड का संश्लेषण करना। लाइसोसोम्स जो है आत्मघाती थैली जिसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, इसका ये कोशिका के अंदर अवांछित पदार्थों का अपघटन करना और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व अन्य पदार्थों का पाचन करने में सहायक होती है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं स्पिंडल के निर्माण करती हैं। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली जो होती है केंद्रक की सुरक्षा प्रदान करना। न्यूक्लियस जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। संदेशवाहक आरएनए जो है उनको जमा रखना। क्रोमेटिन जो है वंशानुगत जो गुण है और संतानों तक पहुंचाना। और कोशिकीय तथा केंद्रीय उपापचय क्रियाओं को नियमन करना। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो सेल है जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है जो विभिन्न पार्ट से बना हुआ है।